नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी हैं शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वतन को जानो कार्यक्रम के तहत देश का दौरा कर रहे जम्मू कश्मीर के छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों से वंचित पृष्ठभूमि के 250 छात्र देश का कर रहे हैं दौरा। तमिलनाडु में बाढ़ के बाद की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक। राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के साथ बाढ़ पीड़ितों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने पर हुई चर्चा। गुजरात के कलोल में विशाल एकता सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। गांधीनगर के पानसर गांव में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी किया संवाद। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को लिखा पत्र, कहा संभाले भारतीय कुश्ती संघ का अंतरिम प्रशासन। भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा। हिंदी भाषी लोगों को लेकर डीएमके सांसद दयानिधि मारन के विवादित बोल पर गरमाई सियासत। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, मांगे माफी नहीं तो भाजपा करेगी आंदोलन। डीएमके नेताओं के विवादित बोल के लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों को भी ठहराया जिम्मेदार। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। उत्तर प्रदेश को बताया निवेश के लिए पसंदीदा जगह। कहा देश में अब भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह। और मुंबई टेस्ट मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 8 विकेट से दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों से वंचित पृष्ठभूमि के 250 छात्र देश का दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इन छात्रों ने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया गया। बैठक में राज्य को मदद देने के लिए चर्चा हुई। वहीं एनडीआरएफ के साथ हेलीकॉप्टर और सेना के जवानों की और अधिक तैनाती पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा राज्य में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम के दौरे पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने गांधीनगर जिले के कलोल में पानसर तालाब का लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों को शॉल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, जिसमें अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में स्वतंत्र होना भी शामिल है। ये व्यापार, उद्योग
और कारोबार में भारत के 140 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरिक्ष, अनुसंधान और विकास और रक्षा पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये है कि उन्होंने देश के गरीबों की जीवन शैली को ऊपर उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में विशाल एकता सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। कटरा से दिल्ली के बीच 30 दिसंबर से नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन बीच में 9 प्रमुख स्टेशन पर रुकेगी। कटरा दिल्ली के बीच चलने वाली ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। कार्यक्रम के तहत ट्रेन कटरा स्टेशन से सुबह 11 बजे रवाना होगी। उसके बाद ये उधमपुर, मनवाल, जम्मू तवी, कठुआ, पठानकोट कैंट, मुकेरिया, दसुआ, लुधियाना और करनाल स्टेशन पर रुकेगी। यात्री ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में नए वंदे भारत के उधमपुर और कठुआ में स्टॉपेज देने पर खुशी जताई है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, हमारे अनुरोध के अनुरूप 30 दिसंबर से कटरा से दिल्ली के लिए शुरू होने वाली नई वंदे भारत का स्टॉपेज उधमपुर और कठुआ में भी होगा। ये न केवल एक बड़ी राहत के रूप में आएगा, बल्कि यात्रा में आसानी, व्यापार में आसानी और समग्र रूप से जीवन यापन में आसानी प्रदान करेगा। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस दौरान 7,914 छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने भी समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन आज देश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। We are walking into an ecosystem now, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था, पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विद पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। और आज क्या है, चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था चिंता का विषय थी, वहीं आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले समय में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। हमारी इकोनॉमी आज से 10 साल पहले विश्व के लिए चिंता का विषय थी। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये आपके लिए फायदे की बात है। जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे है। यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है। By turn of this decade, by 2030, we would have left behind Japan and Germany also. और हम विश्व की 3री आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS 2023 बैच के प्रोबेशनर्स अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बातचीत, संवाद, झगड़ा नहीं करना और सहयोग करना हमारी संस्कृति है और ये सबका देश है, सबका विकास एक साथ होगा। टीएमसी सांसद द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रोबेशनर्स के बैच को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक पीड़ित हूं। विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद हुए मिमिक्री विवाद पर जगदीप धनखड़ ने खुद को एक ऐसा पीड़ित बताया जिसे पता है
कि इससे कैसे जूझना है और सारे अपमान को झेलते हुए भारत माता की सेवा करनी है। मिमिक्री विवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का वीडियो बनाते नजर आए थे। इस पर जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, राज्यसभा का सभापति हूं और भारत का उपराष्ट्रपति हूं, उसके बाद भी लोग मुझे नहीं बख्शते। लेकिन क्या इससे मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए? क्या ये मुझे मेरे पद से डिगा सकता है? Anyone in position, even in my position as constitutional head of Rajya Sabha, I'm the chairman there. I'm the vice president of the country. People don't spare me. Should that change my mindset? No. Should that result in deviation of path? No. On a path of righteousness, we must always proceed. But friends, never ignore there may be other point of view. No one is infallible. No one is law unto oneself. No one is wisdom unto oneself. I might have several things on which I need to learn from you. I must absorb them. We must be open-minded. The other point of view sometimes may be the right point of view. But then, those who do it with design to distract your attention, to derail you from path of service, you must show your spinal strength. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया है। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को आपने सिरे से नकार दिया। सदन में मुझे इस पीड़ा को भी वहन करना पड़ा। अगर विचार करें तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार सभापति के साथ बातचीत और संवाद का तिरस्कार करना, सदन के अंदर भी ऐसे हर अनुरोध को नकार देना, ऐसा होना तो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि उस स्थापित संसदीय परिपाटी के भी विरुद्ध है जिसमें आप जैसा वरिष्ठ सांसद निष्णात और निपुण है। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा कि व्यवधान इरादतन था और रणनीति के तहत था। इस प्रकरण में मुख्य विपक्षी दल की पूर्व नियोजित भूमिका की ओर इंगित करके मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता, लेकिन जब कभी भी मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर लाभ मिलेगा, मैं आपसे वो अवश्य साझा करूंगा। आपको याद ही होगा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपने कक्ष में वो संवेदनशील तथ्य साझा किए थे जब आपके दल की एक सदस्य सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करते पाई गई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 99वीं जयंती पर भाजपा इसे यादगार बनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से सभी बूथों पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और पूर्व प्रधानमंत्री के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने को कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पर रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर बूथ पर लाभार्थियों के बीच सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और सुशासन के बारे में चर्चा होगी।
हर जिले में केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्य सरकारों की योजनाओं और उपलब्धियों के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए सुशासन पर चर्चा करेगी। वहीं इस बीच नमो ऐप पर विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर पर एक अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को विकसित भारत का राजदूत बनने के लिए प्रेरित करना और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। वहीं इस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बटेश्वर में 100 करोड़ रुपयों से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने की उम्मीद है। इसके अलावा नवगठित छत्तीसगढ़ सरकार भी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर किसानों को बकाया धन बोनस राशि जारी करेगी। डीएम की सांसद दयानिधि मारन के विवादित बोल पर सियासत गर्मा गई है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दयानिधि मारन की विवादित टिप्पणी पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके लिए इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है, मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है। आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश जी को। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने डीएम के सांसद दयानिधि मारन के उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान में लगे लोगों का सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता उनको गाली दे रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री प्रयागराज में वही शौचालय साफ करने वाली को और वही माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान में लगे हुए भाइयों बहनों को पांव पखाड़ते हैं और दयानिधि मारन आप गाली देते हो। दयानिधि मारन यह गाली नहीं दे रहे हैं, यह इंडी गठबंधन के नेता गाली सुनवा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छता करने वाले लोग, सड़क बहारने वाले लोग सेवा के काम करते हैं और सेवा करने वाले लोग हमारे हमेशा पूजे जाते हैं, अपमानित नहीं किए जाते हैं। बिहार के सिवान में बेखौफ बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बिहार के सिवान में एआईएमआईएम नेता आरिफ जमाल की हत्या के बाद भाजपा लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है। बिहार में फिर से जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। में अपराधियों का बहार है और तेजस्वी और लालू जी की सरकार है और नीतीश कुमार है। सिवान में एआईएम के नेता आरिफ जमाल को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। वो सिवान में आईएम के वो जिला अध्यक्ष थे। तो अब इस आपराधिक गठजोड़ में, इस आपराधिक की जंगल राज की सरकार में, जिसके उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं और जिसके नेता श्री लालू यादव हैं, जंगल राज की स्थापना बिहार में हो चुकी है। और अब भगवान ही बचाएंगे इस जंगल राज से, या तो ईश्वर बचाएंगे या भाजपा बचाएगी। भारतीय नौसेना अरब सागर में इजरायली जहाज पर बीते दिन हुए ड्रोन अटैक की जांच कर रही है।
इसके लिए युद्धपोत INS मोर्मुगांव भारत आने वाले व्यापारिक जहाज MV कैम प्लूटो पहुंचा। इसी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसे ईरान की ओर से किया गया माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि जहाज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन लंबी दूरी से लॉन्च किया गया था या पास के किसी जहाज से किया गया था। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि गैबन के ध्वज वाले जहाज MV साईबाबा को भी लाल सागर में ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा है। इसमें चालक दल के 25 भारतीय सदस्य सवार थे जो सुरक्षित हैं। ये भारतीय ध्वज वाला जहाज नहीं है। उधर अमेरिका ने कहा कि ये 2021 के बाद से वाणिज्यिक शिपिंग पर 7वां ईरानी हमला था। 25 भारतीय और एक वियतनामी चालक दल के सदस्य के साथ चल रहे MV कैम प्लूटो जहाज पर शनिवार को एक संदिग्ध ड्रोन द्वारा हमला किए जाने के बाद आग लग गई। ICG ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस जहाज को बाद में भारतीय तटरक्षक द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। इस बीच भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम आज सुबह अरब सागर में व्यापारी जहाज MV कैम प्लूटो को मुंबई की ओर ले जा रहा है। कल ड्रोन की चपेट में आए व्यापारी जहाज ने ICGS विक्रम द्वारा एस्कॉर्ट किए जाने का अनुरोध किया था। आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन अभियान दल ब्रोगर प्रायद्वीप पर न्यालीसूट शहर में भारतीय अनुसंधान आधार हिमाद्री पहुंच गया है, जहां उन्होंने अपना शोध शुरू कर दिया है। पहले आर्कटिक शीतकालीन अभियान के पहले बैच में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और रमन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता शामिल हैं। आर्कटिक के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान शोधकर्ताओं को आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय रातों के दौरान विशिष्ट वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देगा, जहां सर्दियों के दौरान लगभग हर दिन 24 घंटे सूरज की रोशनी नहीं होती और तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। भारत ने आर्कटिक जलवायु और भारतीय मानसून के बीच संबंध का अध्ययन करने के उद्देश्य से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरिद्वार के कनखल स्थित श्री हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री दत्त जयंती के रूप में आयोजित किया गया। देश को चलाने वाले तंत्र के जो लोग हैं वो प्रजा के पालन की बुद्धि रखकर उस तंत्र में रहे, प्रजा को रूल करने की बुद्धि से न रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट में आने के पहले दिन कि मैं प्रधान सेवक हूं, इस वृत्ति से लोग सत्ता में प्रशासन में रहे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण, और न्याय के मार्ग से। 21 दिसंबर को पुंछ जिले में एक मुठभेड़ में शहीद हुए अपने 4 जवानों को भारतीय सेना ने पुष्पांजलि अर्पित की। सेना द्वारा रजौरी के आर्मी ग्राउंड में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। शहीदों के परिजनों के अलावा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान, GOC रोमियो फोर्स, GOC 25 डीव एवं अन्य पुलिस अधिकारियों और नागरिकों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है।
खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि IOA राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक WFI का अंतरिम कामकाज संभाले। आइए आपको बताते हैं कि WFI की गतिविधियां निलंबित करने के बड़े कारण आखिर क्या है। अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की घोषणा जल्दबाजी में की गई। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। ये WFI गतिविधियों को निलंबित करने के बड़े कारण हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। WFI के संविधान के प्रावधानों का भी पालन इसमें नहीं किया गया। यह निर्णय स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक दंडात्मक गतिविधियां जो हैं उसको लेकर के नहीं लिए गए थे। इनके मानदंडों के आधार पर उनका उल्लंघन दर्शाते हैं। सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ भी इन्हें बताया गया है। ये बड़े कारण हैं और पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन भी इस दौरान नहीं किया गया। ये तमाम ऐसे बड़े कारण हैं जिसमें WFI की गतिविधियों को निलंबित किया गया। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता, जवाबदेही, इनका ध्यान नहीं रखा गया। एथलीटों हितधारकों को सूचना नहीं दी गई थी। UWW ने अभी तक WFI के निलंबन खत्म करने की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की थी और अंडर 15, अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजनों की घोषणा जो की गई वो जल्दबाजी में की गई। ये बड़े कारण जिनकी वजह से WFI की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। और अब बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए एकमात्र टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 75 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। यह पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 261 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा कि इस दौरान कई इलाकों में भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, इसलिए कई रूट्स का डायवर्जन किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि क्रिसमस को देखते हुए दिल्ली में चर्च के आसपास कई रूट्स पर स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट किए गए हैं। यह एडवाइजरी आज से 25 दिसंबर तक लागू रहेगी। पुलिस विभाग ने कहा कि जिन संभावित मार्गों पर भारी ट्रैफिक रहने की उम्मीद है उनमें गोल डाक खाना, अशोक रोड, गोल डाक खाना से विंसर प्लेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग, संसद मार्ग, चर्च रोड, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, पटेल चौक और अफ्रीका एवेन्यू रोड शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यदि आवश्यक होगा तो यातायात को निम्न मार्गों से डायवर्ट किया जा सकता है। इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है, इसलिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।